वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का हम पार्ट 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 10 स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो का रिवाइज करेंगे क्या हमने पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने एक अमीबाइसिस डिजीज़ करके डिटेल में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था, अमीबाइसिस क्या है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू फैलता है। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटिस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके थ्रू फैलता है और ये हमारे इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका आपके अंदर एंटर करता है, आपके इंटेस्टाइन्स में वो जगह बनाना स्टार्ट कर देगा और इंटेस्टाइन से वहाँ से रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और आपको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने इसका लाइफ साइकिल भी देखा था कि कैसे ये ट्रोफोजॉइड से सिस्ट फॉर्म करता है, फिर उसके अंदर उसके न्यूक्लियस 4 क्वाड्री न्यूक्लिएट हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर एक्सिस्टमेंट प्रोसेस होता है, फिर वो डिवाइड होते हैं। तो ये प्रोसेस चलते रहता है हमारे बॉडी में इनका। तो हमने इसका लाइफ साइकिल भी देखा था, हमने कुछ साइंस और सिम्टम्स भी देखे थे कि ये एंटर होने के बाद क्या साइंस और सिम्टम्स रहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे अंदर एंटर हो गया है। फिर हमने कुछ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी देखे थे कि हम किस तरह से इसे डायग्नोस किया जाए, तो वो भी देखा था हमने। और फिर हमने कुछ ट्रीटमेंट्स देखे थे, तो कुछ इसके दवाएं ज़्यादा कुछ हार्ड इसमें ट्रीटमेंट नहीं था, कुछ सिंपल्स मेडिसिन से। तो हमने ये देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं एस्कैरियासिस देखेंगे। एस्कैरियासिस एक डिजीज़ है जो कि एस्कैरिस के वजह से होता है। तो देख लेते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म्स एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। सो ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है स्टूडेंट्स, जो हमारे इंटेस्टाइन्स में ही होता है। अमीबाइसिस भी इंटेस्टाइन में होता है, तो एस्कैरियासिस भी इंटेस्टाइन में होता है और ये एक राउंड वॉर्म्स के वजह से होता है। राउंड वॉर्म्स का नाम क्या है? एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। क्या है? एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स इज एन एंडोपैरासाइट्स राउंड वॉर्म और निमैटोड्स। सो जो ये एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स हो क्या? एंडोपैरासाइट्स। मैंने पैरासाइट्स में आपको एंडोपैरासाइट्स का मतलब बताया, जो कि अंदर बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं उन्हें एंडोपैरासाइट्स बोलते हैं, और एक्टोपैरासाइट्स मतलब जो कि बॉडी के बाहर रहते। तो जो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स है वो एंडोपैरासाइट्स है, हमारे अंदर रहते। तो इसका भी हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स का। सो अभी जैसे कि आपने एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स के लार्वों को इंजेस्ट कर लिया, मतलब आपने एंटर करवा लिया है, तो ये जाके आपके इंटेस्टाइन्स में जाएंगे। तो ये पहले तो लंग्स में भी जा सकते हैं, इंटेस्टाइन्स में तो जाएंगे ही, आपके ओसोफेगस में भी रहेंगे। तो अगर समझो लंग्स में चले जाते तो वहाँ से आपको कफिंग स्टार्ट हो जाएगा और कफ फिर से आएगा और फिर से आपके पेट में इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो और अगर ओसोफेगस में तो फिर भी वो आपके इंटेस्टाइन्स में चला जाएगा। तो वो इंटेस्टाइन्स में आने के बाद से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसके लार्वे फॉर्म्स, वहाँ पे उसके लार्वे हैच होते हैं और वहाँ पे वो क्या होता है, वॉर्म्स में चेंज होने लगता है। क्या होता है? वॉर्म्स में वो चेंज होने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपका वेस्ट मैटर, आप टॉयलेट वगैरह जाते तो आपके वो वेस्ट मैटर के साथ बाहर आ जाता है, कुछ पार्ट उसका बाहर आ जाता है और वो क्या रहते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग रहते हैं। क्या रहते हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, जो कि बाद में फर्टिलाइज हो जाते हैं और फिर से वो लार्वे में चेंज हो जाते हैं। और फिर से अगर आप अगर बाहर टॉयलेट जाते हैं तो वहाँ पे अगर समझो खेत वगैरह है आजू बाजू आसपास, तो वहाँ पे जो भी उगता होगा तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। जो वहाँ पे ग्रो होता है, जो से कोई वेजिटेबल होगा, वो सब भी इन्फेक्ट होता है अगर अच्छे से इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं डाले जाएंगे। तो फिर अगर वो जो वेजिटेबल्स दूसरे लोग खाएंगे तो उन्हें भी ये इन्फेक्ट कर देगा। एस्कैरिस का लार्वा उनके इंटेस्टाइन में जाके वो एस्कैरिस का लार्वा क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा। फिर मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे उनके। फिर इस तरह से वो प्रोसेस चलते रहता है स्टूडेंट्स। सो इधर एक समझ लेते हैं हम लोग एक वीडियो के थ्रू। तो ये लार्वा है, आपके इंटेस्टाइन्स में आ चुका है, आपने किसी तरह उसे इंजेस्ट कर लिया है,
आप इन्फेक्टेड वेजिटेबल्स वगैरह, तो ये लंग्स वंग्स में भी जाते हैं। और लंग्स के थ्रू कहाँ, अगर कफ होता है आपको तो ये लंग्स के थ्रू ऊपर आते हैं, और कफ आप अगर अंदर लेते हैं तो वो कफ के थ्रू फिर से पेट में चले जाते हैं, और पेट के थ्रू वो इंटेस्टाइन्स में आ जाते हैं। तो ये इस तरह से, जो बड़ा वाला है वो फीमेल है, जो छोटा वाला है वो मेल है। तो फीमेल जो एस्कैरिस रहते हैं वो 20,000 से भी ज़्यादा लार्वे दे सकते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। तो ये लार्वे क्या होते हैं, ये ना अनफर्टिलाइज्ड रहते हैं और बाद में फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, और फिर क्या होते हैं, लार्वों में चेंज हो जाते हैं। जो एग रहते हैं वो क्या होते हैं, अनफर्टिलाइज से फर्टिलाइज हो जाते हैं, और ये आपके वेस्ट मैटर के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और अगर आप कहीं बाहर टॉयलेट वगैरह में जाते हैं तो फिर वहाँ के सॉइल्स में ये मिक्स हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो भी वेजिटेबल्स वगैरह जो भी उगते हैं वो उनको इन्फेक्ट कर जाते हैं, और आपको भी जब आप वो वेजिटेबल्स खाएंगे तो आप भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फैलता है। सो इसके कुछ साइंस और सिम्टम्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट एक्कम्पनीड बाय वॉमिटिंग एंड फीवर। तो क्या होगा, आपके पेट में आपको अजीब फीलिंग आएगी, पेट दर्द होगा, तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होने वाला है आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन्स के एरिया में। एंड वॉमिटिंग एंड फीवर, आपको उल्टियाँ आएंगी और आप बीमार होंगे, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सब चलते रहेगा। प्रेजेंस ऑफ लाइव वॉर्म इन अ फीकल मैटर। सो आपका जो भी वेस्ट मैटर है उसमें क्या होगा, ये वॉर्म्स प्रेजेंट रहेंगे, वो भी जिंदा वॉर्म्स प्रेजेंट रहेंगे स्टूडेंट्स। सो आपको पेट दर्द होने वाला है, आपको उल्टियाँ होने वाली है, और आपको क्या होने वाला है, आपको फीवर होने वाला है, और आपके वेस्ट मैटर में भी ये वॉर्म्स पाए जाएंगे। सो ये एक टाइप का साइन और सिम्टम है। और भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स और क्या क्या साइंस और सिम्टम्स है। तो आपको याद रखना है, ये नोट करना है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। सो जितना भी आप लाइफ साइकिल देखते हैं उसका प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। आपको जो भी डायग्राम वगैरह आ रहा है उसका प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। सो अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ क्या है। पल्मोनरी डिसऑर्डर ऑकर इन सम पेशेंट, न्यूमोनिटिस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, एसिनोफिलिया। सो क्या होता है, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं। जैसे ही आपके लंग्स में जाता है आपको कफ आने लगेगा, तो क्या होता है, आपको कुछ लंग डिजीज़ भी हो सकता है, आपके ट्रैक में म्यूकस भी जमा हो सकता है। तो उसके वजह से क्या होगा, आपके जो एल्वुलार रहेंगे लंग्स में जो प्रेजेंट होते हैं एल्वुलार, वो क्या होने लगेंगे, उसके वॉल्स क्या होंगे, सूजने लगेंगे, स्वेल होने लगेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमोनिटीज़। क्या बोलते हैं, न्यूमोनिटीज़। दूसरा क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस। तो आपको भूख नहीं लगेगी और आपका वेट भी लॉस होने लगेगा। तीसरा क्या है, इयोसिनोफिलिया। क्या है, नंबर ऑफ इयोसिनोफिल इज इंक्रीज। तो आपके अंदर जो भी इयोसिनोफिल्स रहेंगे वो क्या होंगे, इंक्रीज्ड होने लगेंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इयोसिनोफिलिया। तो ये सब जो साइंस और सिम्टम्स है ये आप में दिखने लगेंगे जब आपको ये डिजीज़ हो जाएगा, एस्केरियासिस। क्या, एस्केरियासिस आपको डिजीज हो जाएगा तो आपको दिखने लगा, क्या क्या होने लगा, न्यूमोनिटीज, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट लॉस, एंड इसिनोफिलिया। तो आपको ये याद रखना है। तो इसिनोफिल हमने देखा था वहाँ पे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में हमने इसिनोफिल्स को देखा था कि क्या था इसिनोफिल्स और कहाँ से आया था इसिनोफिल्स, कौन से सेल्स का टाइप था, वो हमने देख लिया था। तो आपको ये साइंस और सिम्टम्स याद रखना है और नोट करना है अपने नोट्स में। सो अब हम देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एस्केरियासिस। देखेंगे किस तरह से चेकअप होगा कि हमें एस्केरियासिस हो गया है और क्या क्या उसके ट्रीटमेंट्स हैं, हम वो देखने वाले। तो देखेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो देखते हैं, डायग्नोसिस कैन बी डन बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। तो क्या होगा, आपका जो वेस्ट मैटर है उसका सैंपल लिया जाएगा और उसको टेस्ट किया जाएगा। अगर आपके वेस्ट मैटर के सैंपल में एस्केरियासिस के लाइव वॉर्म्स दिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, आपको एस्केरियासिस ने इन्फेक्ट कर लिया है और आपको एस्केरियासिस की डिजीज़ हो गई है। तो हमने देखा था साइंस और सिम्टम्स हैं, आपके जो वेस्ट मैटर के साथ वो लाइव वॉर्म्स आते हैं। तो यहाँ पे आपका वेस्ट मैटर चेक किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। अगर आपके वेस्ट मैटर में वो होता है एस्केरियासिस का वॉर्म, तो इसका मतलब ये है कि आपको एस्केरियासिस का डिजीज़ हो गया है और आप इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो आपको अब इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। एंटी हेलमिंथिक ड्रग लाइक
पेपरेजिन, मेबेंडाजोले, लेवमिसोल, पायरेंटल एंड आर इफेक्टिव अगेंस्ट एस्केरिसिस लैम्ब्रिकॉइड्स। तो कुछ एंटी हेलमिंथिक डिजीज़ है। तो अभी जो एस्केरिसिस है ना, हेलमिंथिस फैमिली से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स। आपने हेलमिंथ्स पहले पढ़ा होगा, तो उससे बिलोंग करता है। तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स मतलब इसके खिलाफ जो भी दवाएं हैं वो क्या क्या है, पाइपरेजाइन, मेबेंडाजोले, लेवामिसोल एंड पायरेंटल। तो ये सब मेडिसिन के नाम है स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या होते हैं, एस्केरिसिस लैम्ब्रिकॉइड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसका खास इलाज नहीं है, सिर्फ आप मेडिसिन से ही ठीक हो जाएंगे। तो पर कभी कुछ कुछ केसेस में क्या होता है स्टूडेंट, ऑपरेशंस भी करना पड़ता है। तो मेडिसिन से अगर ठीक नहीं होता है, अगर आप में ज़्यादा हो गया है एस्केरिसिस का वॉर्म्स, तो ऑपरेशन करके वो निकालना पड़ता है, लंबे होते हैं काफ़ी। तो अब हम देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं एस्केरिसिस से। अवॉइडिंग डिफेकेशन इन ओपन स्पेस प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एस्केरिसिस। तो हमें खुले में जाके टॉयलेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन खुले में जाके टॉयलेट करता है और अगर वहाँ पे आसपास कुछ खेत वगैरह हैं, तो फिर ये एस्केरिसिस स्प्रेड हो सकता है। तो अगर नहीं जाएंगे तो नहीं होगा स्प्रेड। पर्सनल हाइजीन हैबिट्स लाइक वॉशिंग हैंड्स विथ वाटर एंड सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपका खुद का एक पर्सनल हाइजीन रहना चाहिए। आपको हाथ धोने चाहिए पानी और साबुन से जब भी आप टॉयलेट यूज़ करते हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। अगर आपको इससे बचना है, कोई भी डिजीज़ से बचना है, तो ये सब तो इम्पॉर्टेंट होता ही है स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसे प्रिवेंट करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपको हमेशा अपने हाथ धोने हैं जब भी आप टॉयलेट से वापस आएंगे। तो आपको पर्सनल हाइजीन अपने रखना है और बाहर टॉयलेट वगैरह नहीं जाना है। सो अब देखते हैं थर्ड क्या है, थर्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखते हैं क्या है। वॉशिंग वेजिटेबल्स thoroughly बिफोर कुकिंग एंड अवॉइडिंग रॉ वेजिटेबल्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ एस्केरियासिस। तो जो लार्वे रहते हैं ना एस्केरियासिस, वो छोटे होते हैं, नेकेड आइज से नहीं दिखते स्टूडेंट्स। तो हमें जो भी वेजिटेबल्स हम खरीद के लाते हैं स्टूडेंट्स, उसे हमें अच्छे से धोना है और उसके बाद कुक करना है। और जो कच्चे वेजिटेबल्स है, जैसे कभी कभार हम टमाटर खा लेते हैं बिना धोए, तो वो भी अवॉइड करना है स्टूडेंट्स। सो अगर ये सब अवॉइड होते हैं, अगर उन वेजिटेबल्स में एस्केरियासिस के लार्वे होंगे, तो वो निकल जाएंगे और अब एस्केरियासिस से बच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको करना है एस्केरियासिस से बचने के लिए। सो स्टूडेंट्स, एस्केरियासिस का डिजीज़ यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है, प्रिवेंशन कंट्रोल पढ़ लिया है, कैसे फैलता है, क्या होता है इसके पीछे। तो अब हम नया डिजीज़ देखेंगे, एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, सबको वो डिजीज़ हुआ ही होगा एक न एक बार। तो हम वो देखने वाले हैं आज, कॉमन कोल्ड। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, कॉमन कोल्ड के बारे में देखेंगे, किस तरह से हमें वो कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट करता है। तो सबको मालूम होगा, आपको सर्दी हो जाता है, तो वो देखते हैं हम। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑन अपर रेस्पिरेटरी रीजन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नासोफेरेंजिटिस, एक्यूट वायरल राइनोफेरेंजिटिस, एक्यूट कोरिजा और एक कोल्ड। सो जो ये कोल्ड है ना स्टूडेंट्स, वो किससे होता है, वायरल इन्फेक्शियस है, मतलब ये वायरस से होता है स्टूडेंट्स। तो इससे हम नासोफेरेंजिटिस भी बोलते हैं। नासोफेरेंजिटिस क्यों बोलते हैं, नासो मतलब क्या होता है, आपका जो ये नोज़ वाला हिस्सा है, वो ट्रैक है जो, वो वाला हिस्सा क्या होता है, स्वेल हो जाता है, उधर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेरेंजिटिस बोलते हैं। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फेरेंजिटिस बोलता है। तो ये नोज़ के एरिया से लेके पूरा जो अपना फेरिंग्स लैरिंग्स है, वहाँ पे स्वेल हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, नासोफेरेंजिटिस। एक्यूट वायरल राइनोफेरेंजिटिस, अब ये है ना एक राइनो वायरस की वजह से होता है, और इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो ट्रैक है वो स्वेल होने लगता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं इसे राइनोफेरेंजिटिस भी बोलते हैं। एक्यूट कोरिजा, तो ये कोरोना वायरस से भी होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कोरिजा, एक्यूट कोरिजा भी बोलते हैं। और तो कोल्ड तो बोलते ही हैं। तो ये जो होता है आपके लंग्स के ऊपर जो भी पार्ट है ना, वहाँ पे ये डिजीज़ होता है, जो कॉमन कोल्ड होता है। इसके लिए आपको देखो वहाँ पे कफ जमा रहता है। जब भी आपको सर्दी वगैरह हो जाता है, तो आपके ये नोज़ जैम रहते हैं, तो ये सब होता है स्टूडेंट्स।
तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज राइनोवायरसेस एंड कोरोना वायरसेस। तो ये किससे होता है स्टूडेंट्स? एक तो राइनो वायरस है और एक कोरोना वायरस। तो ये जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है ये वाला कोरोना वायरस नहीं है, ये अलग कोरोना वायरस है। असल में फैमिली सेम है इनका, कोरोना, बट अब तक इसका वैक्सीन आया नहीं है। और जो कॉमन कोल्ड का कोरोना वायरस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है स्टूडेंट्स। स्ट्रांग इसलिए नहीं क्योंकि उसके वैक्सीन वगैरह, उसकी मेडिसिन वगैरह है। तो ये इन सब वायरसेस की वजह से होता है। तो आपको ये याद ही रहेगा क्योंकि इसमें कोरोना नाम आ चुका है, तो आपको याद रहने वाला ये राइनो वायरसेस है और कोरोना वायरस की वजह से हमें डिजीज तक। तो आपको सोचना है, एक स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि जो भी हमें चिकन पॉक्स का वायरस अगर पकड़ता है तो वो लाइफ में एक ही बार होता है, बट ये तो हमें बार बार होता है, तो ये क्यों होता है? तो आपको इसका आंसर मुझे बाद में देना है। मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन डालूंगा तो उसका आंसर मुझे आपको बताना है। तो देख लेते हैं कुछ साइंस और सिम्टम्स, देख लेते हैं क्या है साइंस और सिम्टम्स। कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज एंड फीवर। तो क्या होने वाला है आपको? कफ होने वाला है, म्यूकस आने वाला है आपको, सोर थ्रोट, आपके गले में थोड़ा सा खट्टापन रहेगा, रनिंग नोज, आपको हरदम आपके नोज से आप म्यूकस आएगा, एंड फीवर, आप बीमार रहेंगे, आपका टेम्परेचर हाई रहेगा। और क्या है? नेसल कंजेशन एंड स्नीजिंग। तो नेसल कंजेशन क्या होता है? आपको सांस लेने में इधर प्रॉब्लम होता है, कभी का जो नेसल चेम्बर रहता है ना वो म्यूकस से क्या होता है, फिल हो जाता है, तो आप में सांस नहीं ले पाते, तो आपका नोज क्या बंद टाइप हो जाता है, आपको ऐसा लगता है, तो वो क्या है, नेसल कंजेशन होता है। और छींक भी आती है आपको इस कोल्ड के टाइम। तो ये सब तो आपको मालूम ही रहने वाला है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपको ये सब मालूम होगा कि ये सब साइंस और सिम्टम्स हैं। तो आप ये मेरे ख्याल से नहीं भूलेंगे, तो एग्ज़ाम में आया तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखते हैं और क्या है। कंजक्टिविटीज़ हो सकती है, मसल रैशेस, फटीग, हेडेक, शिवरिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो रेड आइज़, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, मसल्स में रैशेस आने लगे, खास करके चेस्ट वाले मसल्स पे रैशेस आने लगते हैं। फटीग, आपको थकान जैसी महसूस होने लगेगी, आपका सर दुखेगा, आपको ठंडी लगेगी और आपको भूख भी नहीं लगेगी स्टूडेंट्स। तो ये सब जो सिम्टम्स है ये कोल्ड फ्लू के सिम्टम्स है, कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स है। तो ये आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में आया तो ये सब लिखना है। काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपको याद रहने चाहिए, आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझना है और याद रखना है सब। अब हम आगे देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, किस तरह से हम कॉमन कोल्ड को अपने आप में होने को रोक सकते हैं, इस वायरस को हम हमारे में अंदर आने से रोक सकते हैं, वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखते हैं। स्टेइंग अवे फ्रॉम पर्सन सफरिंग फॉर कॉमन कोल्ड। तो हमें उन पर्सन से दूर रहना है जिनको कॉमन कोल्ड पहले से हो चुका है। कॉमन कोल्ड वायरस इन्फेक्शियस डिजीज स्टूडेंट्स आप में भी फैल सकता है ये दूसरे पर्सन से, जैसे कि आपको पता ही अभी जो कोरोना वायरस का केस चल रहा है, तो आपको सबको पता ही होगा क्या है ये। वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, आपको हरदम साबुन से अपने हाथ, साबुन और पानी से अपने हाथ आपको धोते रहना है, तो इससे आप बच सकते हैं इन सब से। आगे देखते हैं और क्या स्टूडेंट्स। ये इन्फेक्शियस डिजीज है तो ये फैलेगा स्टूडेंट्स, स्प्रेड होता है ये। देखते हैं आगे का क्या है। कवर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर कैन बी यूज। तो समझो आप इन्फेक्ट हो चुके हैं तो आपको हमेशा हैंडकरचीप्स यूज़ करने चाहिए अपने नोज़ को, अपने माउथ को कवर करने के लिए, कि आप दूसरों को ना इन्फेक्ट कर सकें। इसलिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स कैन बी यूज्ड। अभी सैनिटाइजर्स यूज़ करना चाहिए जिस सैनिटाइज़र में अल्कोहल है। तो अल्कोहल क्या होता है स्टूडेंट्स, वो ना उड़ जाता है, मतलब वोलेटाइल होता है वो अल्कोहल, तो वो उड़ जाता है, तो वो वायरस के साथ उड़ जाएगा। क्या होगा, वो वायरस को लेके उड़ जाएगा। तो हमें
वो यूज़ करना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये सब जो तरीके हैं वो हमें बार बार यूज़ करने चाहिए अगर हम इन्फेक्ट हो चुके हैं या हमें इन्फेक्ट होने से बचना है, तो ये सब हमें बार बार यूज़ करने चाहिए। तो कॉमन कोल्ड में इतना है स्टूडेंट्स, इसके मेडिसिन तो है ही है बट इसमें नहीं दिया आपके बुक में। तो ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये कॉमन है, अपने आप ही ठीक होता है। तो इसमें इतना ही है स्टूडेंट्स। अब अगले वीडियो में हम एक नए डिजीज़ के साथ मिलेंगे, फिलियारिसिस करके। तो इस वीडियो में इतना है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में मिलते हैं फिलियारिसिस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।